तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी रिएक्शन को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर अटैक करता है रिएजेंट। और रिएजेंट जब रिएक्टेंट पर अटैक करेगा तो पहले आएगी ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज कैसी होगी? अनस्टेबल। और ये चाहती है स्टेबिलिटी। इसके लिए कभी प्रोटॉन को रिलीज करेगी तो कभी प्रोटॉन को गेन करेगी, कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, कभी गेन करेगी और स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टेप होता है। अब सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में हम स्टडी करेंगे। रिएक्टेंट तो एक ही टाइप का होता है, जिस पर अटैक होता है वो रिएक्टेंट रिएक्शन का। और रिएजेंट के टाइप हम स्टडी करेंगे। रिएजेंट के टाइप 3 हैं। एक का नाम न्यूक्लियोफाइल, दूसरे का नाम इलेक्ट्रोफाइल और तीसरे का नाम फ्री रेडिकल। इन तीनों की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, जैसे Cn माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सब न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये अटैक कहाँ करेगा? रिएक्टेंट के न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल सेकंड टाइप का रिएजेंट है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, जैसे Cl3+, Cl+, NO2 प्लस और भी बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से फेमस होंगे। और ये कहाँ अटैक करेंगे? ये रिएक्टेंट के उस पोर्शन पर अटैक करते जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर हो। तीसरा होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता, मोस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होगा? अनस्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी फ्री रेडिकल में वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए रिएक्टेंट पर अटैक करेगा और रिएक्टेंट को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ 3 टाइप के रिएजेंट है। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में समझेंगे। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के क्लीवेज से प्रोडक्ट होते हैं। तो क्लीवेज कैसे होगा समझ। कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज, क्लीवेज होता है 2 टाइप का। क्लीवेज कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। नंबर 1, कोवेलेंट बॉन्ड पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका क्लीवेज होता है 2 टाइप का। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। पहला टाइप होता है होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा टाइप होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मीनिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लाइकली क्लीवेज करस्पॉन्डिंग एटम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे ये CH3 Cl। यहाँ कार्बन और क्लोरीन की पार्टनरशिप है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये होमोलिटिक क्लीवेज का है। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, मिथाइल और इधर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोडक्ट हुआ और ये मिथाइल फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ समझाने का मतलब है कि होमोलिटिक क्लीवेज में लाइक क्लीवेज होता है,
दोनों करस्पॉन्डिंग एटम या ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट हो जाते हैं, जिससे फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमेशा फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज दो टाइप का होगा। मतलब अब जैसा मान लीजिए CH3 है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब अनलाइक क्लीवेज, ये पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन। अब या तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड में है वो या तो क्लोरीन ले जाए, तो क्लोरीन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियोफाइल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3+, ये फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्लीवेज के थ्रू ये प्रोडक्शन होंगे। और अगर ऐसा हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाए CH3, तो ये माइनस होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, और ये हो जाएगा Cl+, तो ये प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब अनलाइक क्लीवेज, जिसमें करस्पॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम या ग्रुप लेकर के सेपरेट हो जाए, अनलाइक क्लीवेज। उसके कारण न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज ओनली फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस्ड। नोट करिए सारी स्टोरी, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को सुनेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होगी, क्योंकि रिएजेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन्हीं की पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, वो अटैक करेंगे। पहले रिएक्शन को लिखे, फिर मैकेनिज्म की बात करें। जैसे CH3 CH2 Br, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करें KOH से, बट कौन सा KOH? एक्वस। एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन होगा। ध्यान रखिए, एग्जाम में भी ध्यान रखना, AQ लिखा है एक्वस, तब सब्स्टिट्यूशन होगा। ये ब्रोमीन यहां से जाएगा और इसको रिप्लेस कौन करेगा? OH। जो ग्रुप रिप्लेस होता है वो लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप अटैक करता है वो तो नेगेटिव बन के अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। CH3 CH2 OH प्लस KBr, ये रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां से इसको हटा देते हैं। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप से होता है। इसकी मैकेनिज्म कितने टाइप से होगी? 2 टाइप से। दोनों टाइप को एक साथ कंपैरिजन करके हम नोट करें। एक सब्स्टिट्यूशन होता है SN2 मेथड से, प्रोसीजर से, और दूसरा होता है SN1 प्रोसीजर से। फुल फॉर्म आपको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब इनके रेट की बात करें कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म का प्रोसीजर है, तो ये सबसे फास्ट किसमें होता है? SN2 सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री, उससे लेस 2 डिग्री, उससे लेस 3 डिग्री, फिर एलाइलिक, फिर बेंजाइल। जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी किसी रीजन से, फिर SN2 मैकेनिज्म उसमें नहीं होगी। SN2 मैकेनिज्म में लीस्ट हिंड्रेंस होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पर लार्जर ग्रुप अटैच ना हो, अटैक इजी हो, तब SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीजर सब्स्टिट्यूशन का होगा। SN1 की रेट क्या है? बेंजाइलिक,
उससे कम एलाइनिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में ये सबसे स्लो होता है। और अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो 2 डिग्री एवरेज रेट देता है, मतलब वो SN2 मैकेनिज्म से भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है और SN1 से भी कर सकता है, दोनों केस में उसके 2 प्रोडक्ट हो जाते हैं। चलिए पहले हम SN2 की बात करें। SN2 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, मींस इसकी स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, एक रिएक्टेंट का दूसरा रिएजेंट का, इसीलिए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कैसे? ये CH3 ये CH Br, ये नेगेटिव पार्ट, ये 1 डिग्री हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? ये कार्बन से अटैच हेलोजन, इससे एक सिंगल कार्बन अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री हैलाइड है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री में सबसे फास्ट है। इससे इधर मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, स्मॉलर ग्रुप अटैच है। तो स्मॉलर ग्रुप में लिविंग ग्रुप आसानी से रिप्लेस होगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक करेगा। इसका न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? OH-, ये आया न्यूक्लियोफाइल। अब ये है रिएक्टेंट और ये कौन है? OH- रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट है। ये लिविंग ग्रुप है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज, ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, कैन नॉट अटैक फ्रंट साइड बिकॉज नेगेटिव, लिविंग ग्रुप नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा ऐसे, और एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो इसकी ये स्लो स्टेट है, ये कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। ये कैसी होती है? स्लो, और होगी कैसी? क्या बोलेंगे इसको? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसी में इसका रेट डिफाइन कर सकते हैं, और रेट डिफाइन करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ये लिखने का पैटर्न। यहाँ किसको लिखोगे? रिएक्टेंट और साथ में रिएजेंट, क्योंकि इसकी स्लो स्टेप में दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant as well as concentration of reagent. Means आप reactant का concentration increase करोगे, rate of reaction increase होगा, reagent का concentration increase करोगे, rate of reaction increase होगा। और सेकंड ऑर्डर की कैसे बनी? इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। इसका मीनिंग है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर की। रिएजेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता, मतलब इसके रेस्पेक्ट में भी सिंगल ऑर्डर। ऐसे इसका सम हो जाएगा 2, मींस ये सेकंड ऑर्डर की, इसीलिए इसका नाम है SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ये रिएजेंट, ये रिएजेंट, ये रिएक्टेंट, दोनों फर्स्ट स्टेप में अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम मैकेनिज्म में स्टडी कर चुके हैं। एक रिएजेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट रिएक्टेंट पर अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेज अनस्टेबल होती है, लेस देन 1 सेकंड फॉर्मेशन, मतलब बहुत कम टाइम के लिए उसका फॉर्मेशन होगा और वो किसी को लूज करेगा, स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये OH न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये इधर, ये Br-, ये ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज बहुत कम टाइम के लिए है, मतलब SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। यही स्टेप है इसकी, बस ये तो देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मतलब SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और सिंगल स्टेप यही है फर्स्ट, जो स्लो थी, जिसमें हम रेट डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे ये अटैक करेगा ये चला गया, ये अपनी जगह बना लेगा। CH3 CH2OH, ये आ गया प्रोडक्ट।
इथाइल अल्कोहल हो गया फॉर्मेशन। अब आप इसमें देखिए लिविंग ग्रुप किस साइड था, लिविंग ग्रुप था राइट साइड, बट न्यूक्लियोफाइल किधर लगा, लेफ्ट साइड। इस प्रोसेस का नाम होता है वाल्डन इन्वर्जन, बोलते हैं इसको वाल्डन इन्वर्जन। इस प्रोसेस में होता क्या है, वाल्डन इन्वर्जन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड अटैच होता है। तो आप डैश वेश फार्मूले में जब जाओगे तो इसमें डैश वेश फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां वो लिख देगा या ना बोलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये देखना है कि लिविंग ग्रुप अगर डैश लाइन पर है तो न्यूक्लियोफाइल वेस लाइन पे जाकर लगेगा डैश वेश फार्मूले में। ठीक, अगर ये टूवर्ड्स व्यूअर है तो ये अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन पर अटैच होगा। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसमें वाल्डन इन्वर्जन होता है अगर ये सपोज किरेल कार्बन होता, अभी तो नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन अटैच है, बट हम एक हाइड्रोजन को ही चेंज कर दें तो ये किरेलिटी सेंटर जब डेवलप कर लेगा। और अगर ये किरेलिटी सेंटर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इट मींस ये डी टाइप का है, तो ये कौन से टाइप का फॉर्मेशन होगा, एल टाइप का। ये इसकी मिरर इमेज बनेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डी का कन्वर्जन किसमें कर सकते हैं, एल में, एल का कन्वर्जन डी में कर सकते हैं। ये इस प्रोसेस से हम वाल्डन इन्वर्जन के थ्रू कर सकते हैं। अब दूसरी मैकेनिज्म आएगी जिसमें हम बोलते हैं SN1। SN1 मैकेनिज्म जहां स्टेबिलिटी होती है, हिस्टेरिक हिंड्रेंस होता, वहां पर ये होगा। तो देखते हैं 3 डिग्री में CH3 C CH3 CH3 ये Br, ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें इस कार्बन पर अटैक होना है तो ये कार्बन तो हिस्टेरिक हिंड्रेंस से सराउंडेड है, मतलब मिथाइल के 3 लार्जर ग्रुप हैं। पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, स्मॉलर ग्रुप तो अटैक हो गया। अब यहाँ तो लार्जर अल्काइल ग्रुप अटैच है, कार्बन सराउंडेड बाय लार्जर अल्काइल ग्रुप। इसको बोलते हैं हम हिस्टेरिक हिंड्रेंस। और सामने लगा है लिविंग ग्रुप, खुद नेगेटिव है। तो इस मैकेनिज्म में SN1 में रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर सकता, कैन नॉट अटैक ऑन रिएक्टेंट। पहले ये रिएक्टेंट चेंज हो। इस रिएक्टेंट को हम चेंज करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, कभी कभी हम पोलर सॉल्वेंट की हेल्प लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज करेंगे जो इसके पोलरिटी कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। और ये ब्रोमीन और कार्बन का जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा। ब्रोमीन यहां से नेगेटिव फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, कार्बन गेट्स पॉजिटिव, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई, ब्रोमीन चला गया। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। ये फर्स्ट स्टेप कैसी होगी, स्लो। इसी को आप क्या बोलोगे, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। और इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, एब्सेंट है न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल की बात ही नहीं की हमने, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में हिस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो पहले ये पोलर सॉल्वेंट के थ्रू टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। कौन से कैटायन में, टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, जगह बनेगी, फिर अटैक होगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, इस टर्सरी हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 था, अब क्या हो गया sp2। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये हो गया sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा सेकंड स्टेप, ये आया न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल तो OH माइनस है, यह है सेकंड स्टेप। इसको क्या बोलते हो? इसी का नाम तो रिएजेंट है, यही तो रिएक्शन का रिएजेंट है। अटैक करेगा, अब अटैक करेगा तो ये दो साइड से, मतलब एनी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, उधर से भी, अप डाउन कहीं से भी अटैक करे। इसीलिए इसके दो प्रोडक्ट होंगे, एक CH3 CCH3 CH3 OH, ये आया न्यूक्लियोफाइल। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? OH C CH3 CH3 CH3। अगर ये किरेलिटी सेंटर होता है ये और ये, मतलब ये कंपाउंड किरेल कार्बन रखता है, तो ये डी टाइप का होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होता है लिवो रोटेटरी, क्योंकि इसकी मिरर इमेज है। दोनों का मिक्सचर होता है 50-50%। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, मींस यहाँ रेसेमाइजेशन। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है। दोनों बोर्ड पर बने हुए हैं, आप केयरफुली पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। पूरी डिटेल आपको लिखना जितनी भी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन है कई जगह होता है, अल्कीन में भी होगा और बेंजीन में भी होता है। तो यहाँ बेंजीन का पढ़ते हैं, फिर अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगले स्टेप पर। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप से होता है। जैसे अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच है, जैसे अगर बेंजीन का केस होगा अकेले, ध्यान से सुन लीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण बेंजीन कैसी है? स्टेबल, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट। बट अगर हम बेंजीन के केस में यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच करें जो कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, सैचुरेटेड ग्रुप है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है, जैसे OH, यहाँ लिख देता NH2 OH OCH3 O, कोई सा भी ग्रुप हो, CH3 C2H5, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। जब बेंजीन रिंग से अटैच होंगे तो बेंजीन का ये वाला पाइप इलेक्ट्रॉन ग्रुप से बेंजीन के साइड डिस्प्लेस होंगे, तो ये पाइप इस कार्बन पर डिस्प्लेस होगा, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर। इस तरह आप देखोगे कि बेंजीन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, वो बेंजीन की आर्थो पैरा पोजीशन को नेगेटिव बनाएगा। ये आर्थो, ये पैरा, ये भी आर्थो। तो इस केस में बेंजीन की आर्थो पैरा पोजीशन नेगेटिव हुई, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो आसानी से अटैक कहाँ करेगा? आर्थो पैरा पोजीशन पर। तो इस केस में क्या होगा? ऐसा ग्रुप कौन से नाम से फेमस होगा? आर्थो पैरा डायरेक्टिव, और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्रुप। ये ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसीलिए उस दिन जो केस था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लीस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल कौन सा डिजाइन होगा, तो बेंजीन के केस में तो कहीं भी अटैक करे तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोफाइल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ और यहाँ की बनाएगा, उसमें पैरा इज मोर स्टेबल, क्योंकि पैरा का रिपल्सन इस ग्रुप से मिनिमाइज होगा, तो पैरा पोजीशन पर जो ट्रांजिशन स्टेज होगी वो मोर स्टेबल होगी। इसमें बेंजीन अगर सिंगल ही है, उस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता, बट अटैक डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में। इसने इसको रिएक्टिव बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस पर इजी होगा
आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप के कारण। दूसरे टाइप के ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। बेंजीन से जब कोई मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अटैच हो, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे साइनाइड, NO2, CHO, एल्डिहाइड, COOH, COCl, CONH2, ये सारे ग्रुप मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है। कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, जब इस बेंजीन रिंग पर अटैच हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से ग्रुप के साइड डिस्प्लेस हो। ये नेगेटिव बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के साइड डाइवर्ट हो। ऐसे केस में आर्थो और पैरा पोजीशन नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होगी। मेटा नेगेटिव, यहां कंपैरिजन करते हैं, ये चीज क्लियर समझ लीजिए। आपने यहां देखा ये नेगेटिव था, इस कंपैरेटिवली मेटा क्या होगी? पॉजिटिव। मेटा डज नॉट चेंज एनी टाइम, मेटा कभी चेंज नहीं होती, उसका केवल कंपैरिजन करते हैं आर्थोपेरा से। यहाँ आर्थोपेरा नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इधर हुए ना। यहाँ पर क्या है? आर्थोपेरा पॉजिटिव है, तो कंपैरेटिवली मेटा क्या है? नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो ये सारे ग्रुप किस नाम से फेमस होंगे? मेटा डायरेक्टिव। और इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटेड ग्रुप। एक दूसरी चीज, क्लोरीन, हेलोजन फैमिली का क्लोरीन मेंबर एक ऐसा ग्रुप है जो आता तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप में है, लेकिन लास्ट में अटैक कहां करवाएगा? आर्थोपेरा पोजीशन का। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि क्लोरीन ग्रुप तो आर्थोपेरा डायरेक्टिव है, लेकिन बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता। अटैक इजी नहीं होगा, जितना ये इजी करते हैं उतना वो इजी नहीं कर पाता है। तो क्लोरीन डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, बट आर्थोपेरा डायरेक्टिव, अटैक आर्थोपेरा पर करा है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि अगर ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, दो रिंग आपस में अटैच है, वैसा डायग्राम देगा आपको, और एक टाइप क्या अटैच कर दिया उसने? NH2, दूसरी टाइप क्या अटैच कर दिया? CONH2। और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो आर्थोपेरा डायरेक्टिव होते हैं, और उसकी परमिशन से रिंग पर अटैक होगा। ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, इसकी परमिशन से यहाँ अटैक नहीं होगा। अगर आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप रिंग में दोनों हैं, तो आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप परमिशन करता है कि अटैक कहाँ होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आर्थो इसकी ब्लॉक है, ये मेटा ब्लॉक है, तो कंबाइंड हो गई। तो ये परमिशन देगा तो कहाँ की देगा? पैरा पोजीशन की। इधर की नहीं देगा, ना इस पे अटैक होगा ना इस पे अटैक होगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को इस पैरा पोजीशन पर अटैक करने का बोलेगा। और बाय द वे कभी उसने पैरा ब्लॉक कर दी, कोई ग्रुप अटैच कर दिया, तो फिर अटैक यहाँ होगा, और इसको ब्लॉक कर दिया तो अटैक यहाँ होगा, और जानबूझ के अगर उसने इसको ब्लॉक किया तो फिर अटैक आपको यहाँ करना, आर्थो पोजीशन पे होगा मजबूत। इस तरह ये ग्रुप के आर्थोपेरा डायरेक्टिव, वो मेटा डायरेक्टिव, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, पूरी स्टोरी लिखी है। बेंजीन पे अटैक कहीं भी हो सकता है, लेकिन आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप अलग होते हैं, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप अलग होते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मीथेन का क्लोरीनेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसे सनलाइट में प्रोटॉन की एनर्जी है। क्लोरीन पहले फ्री रेडिकल, क्लोरीन फर्स्ट टाइम फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और फ्री रेडिकल फिर इस पर अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म की पहली स्टेप लेते हैं। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप क्या होगी? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल कभी मॉलिक्यूल तो अटैक कर भी सकता, ये
दोनों के पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमेशा फ्री रेडिकल पैदा होगा। सनलाइट की प्रेजेंसी में ये क्लोरीन होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। कितने हुए? दो। दोनों फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, 7 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंसी शेल में। अब वो मीथेन के एक मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे। ये मीथेन का मॉलिक्यूल, ये यहाँ भी अब ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। ये आया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये चाहता है स्टेबिलिटी, एक प्रोटॉन को अपनी तरफ ले लेगा, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सहित यहाँ आ जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? HCl, और यहाँ इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3। मिथाइल फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन किया क्लोरीन के फ्री रेडिकल। अब मिथाइल फ्री रेडिकल अनस्टेबल हो गया, वो क्लोरीन के सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इसे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये इधर ले लेगा CH3 Cl प्लस Cl, ये फ्री रेडिकल पैदा हो गया। फिर क्लोरीन का वो मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इस तरह मैकेनिज्म चलती रहेगी। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 3। पहली चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन ग्रोथ स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक, और इसमें मोर देन 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए फ्री रेडिकल प्रोसेस बड़ा स्पेशल टाइप का है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। कल हम स्टडी नेक्स्ट वीक स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को नेक्स्ट वीक में नोट करिए।